हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 तक करा था हमने। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 88। अब यहाँ से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। आइडेंटिफाई द इनवैलिड इक्वेशंस। कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, उसमें से बिना मतलब का ज़बरदस्ती वाला इक्वेशन कौन है वो निकालना है। डेल्टा एच इक्वल टू लिखा हुआ है समेशन ऑफ एच प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एच रिएक्टेंट्स। बी नंबर में डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी। सी डेल्टा एच रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, डेल्टा एच प्रोडक्ट बॉन्ड्स माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट बॉन्ड्स। और डी नंबर में दिया हुआ है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। इनवैलिड इक्वेशन पता करना है। कुछ क्वेश्चंस और लिख लेते हैं हम लोग। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन AIIMS में पूछा वो क्वेश्चन है 2016 में। एसर्शन में है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर बोथ H2SO4 and HCl with NaOH is 53.7 किलो जूल पर मोल। इसके लिए रीजन लिखा है कि बोथ HCl and H2SO4 are स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बाद में इधर चार ऑप्शन दे दिया है, जानते ही उसमें चार ऑप्शन कौन कौन रहता है कि इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन, ए से एसर्शन आर से रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। बी में कि इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। सी में इफ एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और डी में इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ये क्वेश्चन हो गया। एक और लिख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, चूँकि इनमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, सोचना है हमें। द थर्मोकेमिकल प्रॉपर्टी which always takes up negative values is ए में है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बी में है लैटिस इंथैल्पी, सी में इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और डी नंबर में है इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये तीनों क्वेश्चन तुम लगातार करें। 88 नंबर, चार इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनवैलिड पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन गलत है, नहीं हो सकता है उसमें। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सबका।
चलो देखो जरा ध्यान से। अब जो 88 का ऑप्शन नंबर ए है, 88 में जो ऑप्शन नंबर ए है उसके अनुसार किसी भी रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है वह प्रोडक्ट के इंथैल्पी चेंज माइनस रिएक्टेंट का, तो ये तो सही है, पढ़े हम, ऐसा होता है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, ये भी ठीक है, ये भी हम जानते हैं। अरे इंथैल्पी का क्या डेफिनेशन था कि इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे लिखा हुआ है इक्वेशन पी डेल्टा बी, तो ये तो होगा ही। ए बी इक्वेशन सही है, ए बी इक्वेशन सही है, सही है। सी नंबर को ध्यान से देखो, डेल्टा एच रिएक्शन की किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज बराबर होता है प्रोडक्ट के बॉन्ड के इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट के बॉन्ड का इंथैल्पी। याद करो जब बॉन्ड एनर्जी बता रहे थे, ए वाला गलत है, क्यों? क्योंकि पढ़े थे उसमें कि रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है स्टैंडर्ड कंडीशन में वह बराबर होता है रिएक्टेंट के बॉन्ड इंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता था। याद करो, यहाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट दिया हुआ है, सेम चीज़ ऊपर में भी है, लेकिन यहाँ केवल प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ प्रोडक्ट का बॉन्ड लिखा है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस टर्म बॉन्ड। तब अब इसको डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, तो यही वाला चीज़ है, पी बी इक्वल टू एन आर टी तो हम लिखते ही है ना, तो पी डेल्टा बी है तो यहाँ वेरिएबल टर्म एन को ले लिया गया है, तो ये भी सही है। मतलब गलत इक्वेशन ये है, मतलब सही आंसर ही हुआ। गलत ही पूछा था कि कौन सा इक्वेशन इसमें इनवैलिड है, गलत है, तो ये इक्वेशन गलत है, जो आंसर सही हो गया। ये देखो, ये तो बड़ा एकदम साफ साफ है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है। कह रहा है कि H2SO4 और HCl दोनों जब रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ तो सेम इतना ही इंथैल्पी चेंज करता है, एनर्जी रिलीज होता है वहाँ 53.7 किलो जूल पर मोल। 1 मोल HCl और 1 मोल NaOH रिएक्शन करेंगे, इतना एनर्जी रिलीज होगा। उसी प्रकार से 1 मोल H2SO4 और 1 मोल NaOH रिएक्शन करेंगे तो वहाँ भी इतना ही हीट रिलीज होगा। फिर दूसरा इसका कारण बता रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HCl और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। सही रीजन है, हम इसे पढ़े हुए हैं ना इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में कि जब एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड और एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ मिल करके कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करे तो वहाँ इंथैल्पी चेंज हमेशा इतना होता है। हाँ, वही दोनों में से कोई एक वीक रहता तो डाटा इससे कम होता, लेकिन इतना आ रहा है क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। और रीजन इसका पढ़े थे ना हम लोग कि न्यूट्रलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है एसिड का H+ और बेस का OH- है। अब यदि दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग है तो दोनों कंप्लीटली आयोनाइज करके जितना H+ देना चाहिए पूरी तरीके से देगा, मतलब आयोनाइजेशन में हमें एनर्जी यहाँ नहीं देना होगा, मतलब यही हुआ। तो इसका हो गया ए नंबर सही आंसर की असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का कि ऐसा जो हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ हीट जो चेंज कर रहा है वो इसलिए क्योंकि HCl H2SO4 दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 90 नंबर कह रहा है कि द थर्मोकेमिकल प्रॉपर्टी विच ऑलवेज टेक्स अप नेगेटिव वैल्यू। बताओ, ये चार चीज़ है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या ये हमेशा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव भी हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है। अनस्टेबल कंपाउंड यदि है तो वैसे कंपाउंड के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव ही होता है। लैटिस इंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। ऊपर लो पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मेशन मेनली नेगेटिव होता है, लेकिन अनस्टेबल कंपाउंड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव भी आता है कभी कभी। न्यूमेरिकल में हम लोग देखे थे पीछे। लैटिस इंथैल्पी तो बड़ा फ्रीक्वेंटली नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हम लिख देते हैं। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में पढ़े क्या थे कि कोई एक मोल कंपाउंड या एक मोल एलिमेंट जब पूरी तरीके से तोड़ करके उसके एटम में बदल दिया जाए, तो तोड़ने की बात कर रहे हो तो एनर्जी तो देना होगा। तोड़ने की बात कर रहे हो वहाँ तो ऑब्वियसली एनर्जी देना होगा। तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पॉजिटिव। अब ये जो बचा इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाओगे तो जलाने से वहाँ एनर्जी रिलीज होगा, हीट इवॉल्व होगा, और जहाँ भी एनर्जी रिलीज या हीट इवॉल्व हो उस प्रोसेस में इंथैल्पी ऑफ मतलब जो भी इंथैल्पी चेंज है वो क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होगा, याद रखोगे। तो ये तीनों तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे एकदम। 90 नंबर तक जो हमने करा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। अब
अब देखते हैं इसमें आगे के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस भी कुछ कुछ रहते हैं एग्जाम में, सब न्यूमेरिकल टाइप ही रहेगा ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे रहेंगे जो आसान हो जाएंगे तो तुरंत से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 तक किया हमने। नेक्स्ट 90 के बाद 91 नंबर, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ कुछ का दिया हुआ है, CO2 का, H2O का, इथेनॉल का। इसका है -393.5, -286, -278। सो द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन इथेनॉल का C2H5OH का क्या होगा। ऑप्शंस हैं -923 +1367 +1923 -1367। लग रहा है कि सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इक्वेशन दिया हुआ नहीं तो थोड़ा सा भी फंसने वाले उसमें हम लोग, फिर भी। नेक्स्ट है, इफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ HH, BR and HBr are 433, 192 and 364 किलोजूल पर मोल respectively, then delta H for the reaction क्या होगा, H2 गैस प्लस Br2 गैस से बन रहा है 2HBr गैस। ऑप्शन है -261 किलोजूल +103 किलोजूल +261 किलोजूल -103 किलोजूल। ऐसा इम्पॉर्टेंट है ना, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो इसमें इंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा हुआ है, इसके लिए C2H5OH के लिए। सबसे पहले तो तुम्हें इक्वेशन लिखना होगा कि C+O2 से बनेगा CO2, एनर्जी चेंज इसका मान लो डेल्टा H1, ठीक है। या इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, उतना क्या करना है। EH2 + ½ O2 से बनेगा H2O, इसको 2 मान लो। इसका कंबशन करवाना है तो देखो C2H5OH का कंबशन करवाओगे 2CO2 + 3H2O, बनना तो ये चाहिए। 2 कार्बन है तो 2 CO2, 5 1 6 हाइड्रोजन है तो 3H2O। ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 दूना 4 और 3 7, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 3 लगा दें, 3 दूना 6 और 1 7। हाइड्रोकार्बन से या हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव होते हैं ना, इथेनॉल वगैरह, उनका इंथैल्पी चेंज तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो बताना है इसके लिए इंथैल्पी चेंज क्या होगा, 3। तो इक्वेशन 3 लाना है इन दोनों से, दिमाग लगाओ कैसे आएगा। इन दोनों से लाना है हमें। अच्छा, इसका भी फॉर्मेशन दिया हुआ ना, इक्वेशन तो हम लिखे ही नहीं। देखो इसके पहले एक इक्वेशन लिखना होगा इसके लिए, जैसे CO2 और H2O का फॉर्मेशन लिखे वैसे इसका नहीं लिखे हम लोग, इथेनॉल का। तो इसके लिए लिखोगे क्या लिखाएगा,
कार्बन है तो कार्बन के फॉर्म में ही रहता है, 2 कार्बन ले लो, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में 3 H2 ले लो और ये हाफ O2 ले लो, तो बन जाएगा C2H5OH। इसको 4 कर दो, इसको 3 कर दो। हमें इस इक्वेशन को लाना है इन तीनों के मदद से। कैसे आएगा भाई? तो इन तीनों के मदद से इसको लाना है, तो देखो ज़रा ध्यान से कि इसमें इथेनॉल है लेफ़्ट साइड, इसमें है राइट साइड, तो यदि इसको माइनस करते हैं तो बात हो जाएगा। 3 को हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो कार्बन यहाँ 2 मोल चाहिए, यहाँ 1 है, इसका मतलब कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। H2 यहाँ 3 मोल चाहिए, यहाँ 1 ही है, इसका मतलब 3 से कर दें इसको मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को 3 से। अब जरा करके देखो तो 1 को 2 से किए है ना, तो 2 कार्बन प्लस 2 O2 प्लस 3H2 प्लस 3/2 O2 माइनस 3 किए हैं दिस वन, तो माइनस 2 कार्बन माइनस 3H2 माइनस 1/2 O2। अब राइट साइड वाला इसको 2 से किए थे तो 2CO2 प्लस 3H2O और माइनस इसमें C2H5OH। कुछ कटेगा क्या? 2 कार्बन से 2 कार्बन ख़त्म हो गया, 3H2 से 3H2 ख़त्म हो गया। ऑक्सीजन कितना है देखो तो 2, और यहाँ से पर इसको माइनस कर लो, ये हो गया 3/2 में 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो 2O2 और इधर हो गया 3O2। तो इधर क्या क्या बचा? इधर बचा 2CO2 प्लस 3H2O माइनस C2H5OH। C2H5 को जरा इधर ले आओ तो हो जाएगा फाइनल इक्वेशन यही वाला, देखो ये वाला आ जाएगा। C2H5 माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में 3O2 का 3O2, इधर 2CO2, इधर 3H2O हो गया। तो यह इक्वेशन 4 कैसे आया? जब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड किए और फिर फाइनली इक्वेशन 3 को उसमें माइनस किए। तो 1 को 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए ना, तो माइनस 393.5 इंटू 2, ठीक है। फिर इसमें जोड़े 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको 3 से करोगे तो 3 माइनस 286, और इसमें माइनस कर दिए इक्वेशन 3 माइनस 278। अब 2 से इसे करोगे तो 2 5 जा 10 का 0 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 9 जा 18 का 8 1, 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है। इतना आ गया, प्लस माइनस यहाँ भी माइनस होगा, 3 6 जा 18 का 8 1, 3 8 जा 24 और 1 25 का 5 2, 3 2 जा 6 और 2 8, माइनस 858 है। अभी माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 278। अभी माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो 8 7 15 का 5 1, 8 और 5 13 और 1 14 का 4 1, 8 और 7 15 और 1 16 प्लस 278। माइनस करो, 15 में 8 जाएगा 7, 13 में 7 जाएगा 6, 5 में 2 जाएगा 3 1, माइनस 1367 इज द करेक्ट आंसर, डी नंबर। यहाँ इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा दिमाग हम लोग का ज़्यादा लगा, और पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दिमाग खर्च यहीं होगा ही, सोचना पड़ेगा किसको कितना से मल्टीप्लाई करें, कितना से ये करके किस में माइनस करें, तो उसके लिए हम आइडिया बता चुके हैं। बड़ा सिंपल सा चीज़ है, हमें इस इक्वेशन को लाना था। इसमें C2H5 लेफ्ट साइड है, जबकि ये जो 3 इक्वेशन लिखे हैं इसमें C2H5 राइट साइड है, तो राइट से लेफ्ट में लाने के लिए इसको माइनस में होना चाहिए, तो 3 को हम माइनस करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। अब तो इसको माइनस करोगे तो बाकी 2 इक्वेशन जुड़ेंगे ही। आप किसको कितना से मल्टीप्लाई करोगे उसके लिए देखो कि जो ज़रूरत नहीं है उसको काटेंगे तो कितना मोल है, कितना चाहिए काटने के लिए, तो फिर वहाँ से बात बन जाएगा। चलो 92 नंबर को ज़रा देखो।
92 में बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है और रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निकालना है बॉन्ड एनर्जी दे करके, ठीक है। तो इसके लिए अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, इनवैलिड इक्वेशन वाला जो था, कि यदि बॉन्ड एनर्जी के टर्म में डाटा दिया हुआ हो तो उस केस में जो रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज होता है वह रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। मतलब कि इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज हम लिखेंगे ना वो हो जाएगा क्या, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा। अब रिएक्टेंट में H2 और Br2 है, दोनों का बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है 433 + 192, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट का HBr। अब देखो इक्वेशन में HBr यहाँ से 2 मोल बन रहा है तो तुम्हें 2 लेना होगा, 2 × 364, 2 3 5 9 3 12 का 2 1 4 1 5 और 1 6 माइनस 2 4 जा 8 2 6 जा 12 का 2 1 2 3 जा 6 और 1 7, तो 728 में 625 माइनस कर दो, 301 माइनस 103 किलो जूल। डी इज़ द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट बन जा रहा है। एनर्जी वाला बात याद रखना, ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट चलता है, लेकिन वही एनर्जी के टर्म में दिया हो तो फिर सारा कहानी उल्टा हो जाता है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज इतना। हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का -393.5 किलो जूल पर मोल। द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ इतना ग्राम ऑफ CO2। तो ऐसे है कि द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम C and O2 each। ऑप्शन है +315 किलो जूल, बी में -630 किलो जूल, सी में -3.15 किलो जूल, डी में -315 किलो जूल। देखो आसान सा चीज़ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलके CO2 बन रहा है, ठीक है। ये जो डाटा दिया हुआ है यहाँ इंथैल्पी ऑफ कंबशन -393.5 किलो जूल पर मोल, कि 1 मोल CO2 बनेगा तो 393.5 इंटू 1000, चलो 1000 मत करो, किलो जूल में आंसर है, इतना किलो जूल हीट रिलीज हुआ, ठीक, 1 मोल CO2। अब 1 मोल CO2 मतलब कितना ग्राम, 12 + 16 × 2 44 ग्राम, तो 44 ग्राम CO2 बना तो 393.5 किलो जूल, तो 1 ग्राम से कितना 393.5/44, तो पूछ रहा है इतना में 35.2 ग्राम में कितना, तो 393.5/44 × 35/2। ऐसे इसको सॉल्व करो,
और जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ए नंबर 315 किलो जूल, प्लस का आएगा, माइनस तो कहीं है नहीं, प्लस में आ जाएगा उतना। ठीक है, सॉल्व करने के बाद दिस इज द आंसर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 93 तक हो गया है। देखो पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। इंथैल्पी ऑफ एक रिएक्शन दिया हुआ है CH4 प्लस हाफ O2 से CH3OH इज नेगेटिव। फिर दिया हुआ है इफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन of CH4 and CH3OH are X and Y respectively, then which of the following relations is correct? कौन रिलेशन सही है इसमें? ए में है x ग्रेटर देन y, बी में है x लेस देन y, सी में x इक्वल टू y, डी में है x इक्वल टू ग्रेटर देन y। सोचो ज़रा क्या क्वेश्चन में दे के रखा है। बोल रहा है मीथेन का जब कंबसन हो रहा है, मिथेनॉल बन रहा है, इसको कंबसन ना ऑक्सीडेशन कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, तो उसके लिए इंथैल्पी नेगेटिव आएगा। अब CH4 और CH3 वो दोनों का इंथैल्पी ऑफ कंबसन X और Y है, तो फिर किसका ज़्यादा होगा कंबसन? CH4 का हीट ऑफ कंबसन ज़्यादा होगा कि मिथेनॉल का होगा कि दोनों बराबर होगा? ऐसा कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले दोनों का कंबसन वाला इक्वेशन लिखो। CH4 का कंबसन करोगे तो CO2 प्लस 2H2O बनेगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 2 4 तो यहाँ 2 लगा दो। इसके लिए दिया हुआ है x इंथैल्पी चेंज है ना, डेल्टा H1 इक्वल टू मान लो x। फिर यहाँ मिथेनॉल है CH3OH, यहाँ 3/2 O2 लगा दो तो CO2 प्लस 2H2O, 2 2 4 तो एक यहाँ 3 और 1 4। ठीक है, इसके लिए डेल्टा H2 दिया हुआ है y। अब हमें इस इक्वेशन को लाना है CH4 प्लस हाफ O2 कैसे आएगा? जैसे CH3OH, अरे बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो CH3OH यहाँ प्रोडक्ट साइड है, इसमें रिएक्टेंट साइड है, तो उल्टा रहेगा तो बताया उस इक्वेशन को माइनस करोगे। इसमें CH4 रिएक्टेंट साइड है, यहाँ भी रिएक्टेंट साइड है, तो इसको हम 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, तो 1 - 2 हो जाएगा बस। तो CH4 प्लस 2O2 माइनस CH3OH माइनस 3/2 O2, तो यहाँ से हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O, फिर माइनस CO2 माइनस 2H2O, तो ये सब तो ख़त्म ही हो जाएगा। अब यहाँ बचा CH4 माइनस CH3OH, 2O2 में 3/2 चल जाएगा तो प्लस 1/2 O2, इधर 0, तो इसी को बढ़िया से लिख दो। CH4 माइनस CH4 प्लस हाफ O2 से बनेगा CH3OH। आगे क्वेश्चन, तो ये कब आया? जब 1 में 2 को माइनस किए।
मतलब इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी होगा वो बराबर हो जाएगा x माइनस वाई का, x माइनस वाई का। अब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब डेल्टा एच यहाँ नेगेटिव होगा। अब यदि डेल्टा एच यहाँ नेगेटिव है तो x माइनस वाई इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर x नहीं आएगा। तुम खाली इतना सोचो केवल कि x माइनस वाई का जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव, तो x माइनस वाई मैंने दो चीज़ को हम घटाएंगे तो आंसर माइनस में कब आएगा, जब शुरू वाला चीज़ छोटा और बाद वाला बड़ा हो। ऐसा हो गया ना, जैसे 5 माइनस 7 है तब आंसर -2 आएगा, लेकिन 5 माइनस 3 है तब तो 2 ही आएगा। तो शुरू वाला टर्म छोटा बाद वाला बड़ा हो तभी आंसर माइनस में आएगा, शुरू वाला बड़ा बाद वाला छोटा हो तो प्लस में आएगा। क्योंकि दिया हुआ है कि यहाँ नेगेटिव है तो तभी आ सकता है जब यहाँ x से बड़ा होगा कौन, y। तो कौन हो जाएगा आंसर इसका, x से बड़ा y, भी द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, सोचने वाला, बिना दिमाग लगाए नहीं बनता क्वेश्चन। तो यहीं तक हम लोग रखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हम लोग, कुछ ना कुछ अलग सीख ही रहे हैं हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चन वैसे हैं जो अब तो एकदम से दिमाग में रह गया है कि आएगा तुरंत कर देंगे वैसे क्वेश्चन को, फॉर्मेशन वगैरह निकालने वाला। और ऐसे एक दो क्वेश्चन जो बीच में मिलते हैं वे थोड़ा इंटरेस्ट को और बढ़ाते हैं, जब ऐसा अलग सा थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ता है। तो आगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखें, धन्यवाद।